अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। भारत की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। आजाद कश्मीर में भारतीय फौज की चिड़ीकोट सेक्टर पर फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौजियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर की गाड़ी को निशाना बनाया। हमले के 2 अरकान फायरिंग से महफूज रहे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज का इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने आम शहरियों के साथ साथ अब अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को भी सबोताज करने की कोशिश की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। भारत की साजिशों से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आगाह है। भारत में किसानों का बड़ा एहतजाज जारी है। अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत खतरनाक खेल चाहता है। भारत अपने होश खो बैठा है, वो 2019 का जवाब भूल गया। भारत की मायूसी मुज़ाहिका खेज सतह पर पहुंच चुकी है। मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ का ट्वीट लिखा, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक मंसूबे से मुतालिक काबिल एतमाद इत्तलात हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्विस है। यूरोपीय भारत को आड़े हाथों लिया। ट्वीट में कहा कि यूनियन, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा भारत के इन इक़दामात का नोटिस लें। भारत मकबूजा खित्ते में गैर कानूनी तौर पर आबादी का तनासुब तब्दील करने के मज़मूम हथकड़े इख्तियार कर रहा है। 1971 की पाक भारत जंग में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवान लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 49वां यौम शहादत पाक फौज की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। महफूज शहीद की बहादुरी मादरे वतन के मुहाफिजों के लिए मशले राह है। जुर्रत और बहादुरी पर लांस नाइक महफूज शहीद को निशाने हैदर से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफ़गान तालिबान वफ़द की मुलाकात में अफ़गान अमन अमल से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में सीज़ फायर तशद्दुद के खात्मे और इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात की हिमायत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मावनीन खुसूसी की तैनात दुरुस्त करार दे दी। मावनीन खुसूसी की बरतरफी के लिए दायर अपील खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म किसी भी माहिर की मावनत हासिल कर सकते हैं। अदालत उज़्मा जुल्फ़िकार बुखारी केस में फैसला दे चुकी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जिस काम पर पाबंदी ना हो, इसके करने की मुमानियत नहीं होती। आइन और कानून मावनीन खुसूसी की तैनाती से नहीं रोकता। मावनीन की तैनाती वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली नरखों में इजाफे का मकसद IMF प्रोग्राम का दोबारा आगाज करना है, जो 10 माह से तातुल का शिकार था। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद बिजली की नरखों में 3 रुपए 34 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। हुकूमत ने कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए गए बहुत से टैक्स इस्तिस्ना को खत्म करने पर गौर भी शुरू कर दिया। ऐसा हुआ तो हुकूमत को 200 अरब रुपए का इजाफी टैक्स हासिल होगा। MQM पाकिस्तान के वफ्द की वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुलाकात में MQM पाकिस्तान ने वफाकी वजीर दाखिला के सामने कारकुनों पर झूठी FIR और लापताओं असीर कारकुनान का मामला उठाया। वजीर दाखिला ने MQM वफ्द को यकीन दहानी कराई कि सियासी कारकुनों के कत्ल और कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। PGM इस्तीफा देकर घर नहीं बैठेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक कहते हैं 150 इस्तीफे आएंगे तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी। मुझे नहीं मालूम किसने विकेट के दोनों जानिब खेलने की बात की। जिसने भी ये बात की, इसने पार्टी की खिदमत नहीं की। विकेट की दोनों तरफ कोई खेलता नजर नहीं आता। जिसने ये बात की वो खुद ही खेल रहा होगा। वफाकी तहकीकाती इदारे को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से कोट लखपत जेल में तफ्तीश करने की इजाजत मिल गई। IG जेल खाना जात पंजाब ने FIA के खत पर इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ और हमजा से एंटी करप्शन विंग्स की 4 रुकनी टीम तफ्तीश करेगी।
पाकिस्तान में तैनात ब्रुनाई दारुल इस्लाम के हाई कमिश्नर दातू महमूद सैयदीन ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात की, जिसमें बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात ब्रुनाई दारुल इस्लाम के हाई कमिश्नर दातू महमूद सैयदीन ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। पंजाब में सेहत कार्ड का दायरा कार 52 लाख से बढ़ाकर 85 लाख खानदानों तक किया जा रहा है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, आइंदा माली साल से कब्र साहिवाल और डीजी खान डिवीजन में कार्ड तकसीम किए जाएंगे। सेहत सहूलत कार्ड रखने वाले खानदान सरकारी और निजी अस्पतालों से मुफ्त इलाज करा सकेंगे। कोयटा में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोयटा में इमरजेंसी सर्विस का आगाज कर दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पीजीएमए, रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी एम्बुलेंसेज और अमला तैनात कर दिया गया है, जिन्हें किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तरबियत दी गई है। पाकिस्तान ने पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 154 रन हदफ दिया, जो न्यूजीलैंड ने 19वें ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खेले गए टी20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड की जानिब से मार्टल गिप्टा और विकेट कीपर बैट्समैन टिम सेफर्ड ने इनिंग्स का आगाज किया। गिप्टल 6 रन बनाने के बाद शाहीन आफरीदी का शिकार बन गए, जिसके बाद डेविन कॉनवे बैटिंग के लिए आए, लेकिन हारिस रऊफ ने इन्हें भी 5 रन पर पेविलियन भेज दिया। राहत फतेह अली खान मुश्किल में पड़ गए। इनलैंड रेवेन्यू ने गुलकार राहत फतेह अली खान के खुफिया बैंक अकाउंट का सुराग लगा लिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इन रकूम का गोशवारों में कोई जिक्र नहीं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ने कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिलाखिर बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद IMF प्रोग्राम का दोबारा आगाज करना है, जो गुज़िश्ता 10 माह से तातुल का शिकार था। वज़ीर आज़म ने बिजली के नरखों में नए इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 10 माह से तातुल का शिकार आलमी मालियाती फंड के $6 अरब कर्ज प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया जाएगा और इसके तहत बिजली की कीमतों में इजाफा एक नागुज़ेर शर्त थी। मंजूरी के बाद बिजली की नरखों में 25% यानी ₹3.34 फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला उसूली तौर पर किया जा चुका है, तहम हतमी फैसला सिर्फ ये करना है कि ये इजाफा एक ही बार कर दिया जाए या इसे बतदरीज 2 माही में किया जाएगा। वजीर आजम की जानिब से भी मंजूरी दिए जाने के बाद हुकूमती माशी टीम ने कीमतों में इजाफे के तरीके कार और 1 खरब 200 अरब के गर्दिशी कर्जों से मुतालिक मुशावरात का आगाज कर दिया है। इस वक्त बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹13.35 फी यूनिट है, जो बढ़कर ₹16.69 हो जाएगा। वजारत मालियात के तर्जुमान और खुसूसी सेक्टर मालियात कामरान अफजल ने बताया कि इस वक्त इस अमल का जायजा लिया जा रहा है और कोई हतमी बात के बारे में नहीं कहा जा सकता। जराये का कहना है कि ये इजाफा IMF के कर्ज प्रोग्राम की बुनियादी शराइत में शामिल है। तहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नए टैरिफ की नोटिफिकेशन की जारी होने तक IMF वफ्द के पाकिस्तान आने का इम्कान नजर नहीं आता। अलावा अजीज जराये का ये भी कहना है कि हुकूमत के ज़ेरे गौर ये तजवीज़ भी है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए गए बहुत से टैक्स इस्तिस्ना को खत्म कर दिया जाए, जिसके नतीजे में हुकूमत को 200 अरब का इजाफी टैक्स हासिल होगा। जराये के मुताबिक पावर डिवीजन के आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि मौजूदा ₹13.54 फी यूनिट का टैरिफ गुज़िश्ता दिसंबर से नाफिजुल अमल है और इसके बाद ये तजवीज़ करदा इजाफा माहाना एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन तक मुंतकिल नहीं किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान और शहबाज गिल ने एक बार फिर मरियम नवाज को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मरियम नवाज ने जब किया अपना, वालिद का और पार्टी का बेड़ा गर्क किया। फिरदौस आशिक आवान ने मरियम नवाज पर तनकीद करते हुए कहा है कि सेनेट इंतखाबात कबल अस वक्त कराने के ऐलान पर मरियम बीबी ने आहो बका शुरू कर दी। अभी तो इमरान खान ने सिर्फ शो ऑफ हैंड्स का जिक्र किया है तो आप बिलबिला उठी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे लीडर का दामन शफाफ है, जबकि आपके खानदान का दामन करप्शन से दागदार है। पीपल्स पार्टी सिंध में सोने की कान जैसी हुकूमत को छोड़कर मुस्ताफी नहीं होगी। मरियम और बिलावल दिल पेशोरी के लिए गुड्डा गुड्डी खेल रहे हैं। जिस रोज नून लीग इस्तीफे देने असेंबलियों में पहुंचेगी उसे सरप्राइज देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि ये मोहतरमा है ही नालायक। इनका कहना है कि ये हमेशा अपने और दूसरों के लिए बाइसे ज़हमत ही हुई हैं। वालिद की रही सही सियासत की साख को तबाह कर डाला। अब जवाब देते फिरना कि आपके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा था।
لاہور سے ارکان اسمبلی کا مریم نواز کو اپنے استعفے جمع کرانے کا عمل جاری ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے اپوزیشن کے بغیر قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایاز صادق نے کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی باتیں کرنے والوں خود ایسا کر رہے ہوگے۔ نون لیگ کی CEC میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 150 ارکان اسمبلی استعفیٰ دے دیں گے تو اسمبلی نہیں چل سکے گی۔ اپوزیشن کے بغیر قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ سابق اسپیکر کا کہنا تھا کہ استعفوں کے بعد ارکان گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ لانگ مارچ اور استعفے ہمارا اپنا آپشن ہے۔ جاتی امراء میں مریم نواز سے لاہور کے ممبران اسمبلی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان انتخابات کا اعلان کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہیں گے؟ دوسری جانب مریم نواز کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان جلسہ 3 بجے شروع ہونا تھا، 5:15 بجے شروع ہوا۔ کچھ میڈیا چینلز نے اپنی مرضی کے جلسے کی ناکامی کی خبریں چلائیں۔ مریم نواز نے کہا کہ جلسے میں شریک عوام شدید سردی اور تاخیر سے تھک چکی تھی۔ جلسے کی کامیابی پر لاہور کے ممبران اسمبلی اور عوام کی مشکور ہوں۔ مریم نواز نے لانگ مارچ کے لیے تمام ممبران سے 3 دن کے اندر تجاویز بھی مانگ لی۔ دوسری جانب لاہور سے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا مریم نواز کو اپنے استعفے جمع کرانے کا عمل جاری ہے۔ مریم نواز سے جاتی امراء میں لاہور کے ممبران اسمبلی کی ملاقات 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق تمام MPs اور MNAs نے اپنے لیٹر ہیڈ پر مریم نواز کو استعفے جمع کروا دیے۔ پاکستانی سفیر نے بھارت جارحیت سے متعلق کہا ہے کہ بھارت نے بڑی چالاکی سے خود کو دہشت گردی کا شکار ملک کے طور پر پیش کیا۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے امریکی جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں کہا پاکستانی سفیر نے بھارت کی پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قابل ستائش کامیابیاں حاصل کی، جبکہ بھارت نے بڑی چالاکی سے خود کو دہشت گردی کا شکار ملک کے طور پر پیش کیا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے اور گزشتہ 2 برس میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ اسد مجید نے مزید کہا کہ بھارت خطے کو عدم استحکام کی جانب دھکیل رہا ہے۔ بھارت سی پیک کو بھی سبوتاژ کرنے کے در پہ ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے 49ویں یوم شہادت کے موقع پر پاک فوج کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے 49ویں یوم شہادت کے موقع پر DGISPR کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1954 کو ضلع راولپنڈی کے گاؤں ملاکن میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی۔ 1962 میں انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1963 میں بیسک ملٹری ٹریننگ کی تکمیل کے بعد انہیں 15 پنجاب ریجیمنٹ میں رکھا گیا۔ انہوں نے وہاگا بارڈر پر 1971 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا۔ 17 دسمبر کی رات 15 پنجاب کی ایک کمپنی کو حکم دیا گیا کہ وہ دشمن کے علاقے کے اندر کنگری پل پر حملہ کرے۔ حملے کے دوران لانس نائک محمد محفوظ کے قریب ایک بم پھٹا جس میں وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے اور ان کی مشین گن ناقابل عمل ہو گئی۔ وہ قریب ایک شاہد فائرر کی کھائی میں داخل ہوئے اور اپنی مشین گن پکڑ لی اور فائرنگ شروع کر دی۔ دیری اثنا انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی مشین گن مؤثر انداز میں اپنی فوجیں منسلک کر رہی ہیں۔ محمد محفوظ دشمن کی خندق کی طرف رکا اور اس پر لگائے جانے والے 10 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ انہوں نے اس کی گردن سے دشمن کو فائر کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیری اثنا دشمن کے دوسرے 2 فوجی اپنے بائٹوں سے اس پر وار کرتے رہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید بری طرح سے زخمی ہوئے اور شہادت کو گلے لگا لیا، تاہم انہوں نے چنگل سے کبھی بھی اپنے مخالف کی گردن نہیں چھوڑی، جسے بعد میں بڑی کوششوں سے رہا کیا گیا۔ مارچ 1972 کو حکومت پاکستان نے لانس نائک محمد محفوظ شہید کی بہادری کے اعتراف میں انہیں اعلیٰ فوجی ایوارڈ نشان حیدر سے نوازا۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے 49ویں یوم شہادت کے موقع پر پاک فوج کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق لانس نائک محمد محفوظ شہید کے 49ویں یوم شہادت کے موقع پر DGISPR کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا۔ ISPR کے جاری کردہ پیغام میں بتایا گیا کہ لانس نائک محفوظ شہید نے 1971 کی جنگ میں واگا بارڈر پر جام شہادت نوش کیا تھا، تاہم لانس نائک محفوظ شہید کی جرات اور بہادری پر انہیں نشان حیدر سے بھی نوازا گیا ہے۔ مردان میں CTD نے ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 5 افغان دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں کو افغانستان سے بھارتی خفیہ ایجنسی نے چینی باشندوں، اسکول اور مساجد کو نشانہ بنانے کا ہدف دے کر بھیجا تھا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ CTD مردان ریجن کی بروقت کارروائی دہشت گرد نیٹ ورک کو گرفتار کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا لیا گیا۔ مردان اور گردنواں میں ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 5 افغان دہشت گردوں کو شکنجے میں لے لیا۔ گرفتار دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹ، 2 خود ساختہ بم، 2 ہینڈ گرینیڈ، 2 کلاشنکوف،
3 پستول اور متعدد کارتوس برآمد کر لیے گئے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گردوں کو افغانستان میں موجود بھارتی خفیہ ایجنسی کی ہدایات پر خیبر پختونخوا میں بڑی دہشت گرد کارروائیوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بیرون ملک افغانستان میں موجود راہ کے ایجنڈا پر ضلع مردان پہنچ کر ان کے سہولت کاروں نے دہشت گردی کے خاطر اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کیے ہیں۔ حکام نے مزید کہا کہ دہشت گردوں نے مردان اور پشاور میں چینی باشندوں، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول، شاہ ڈنڈ بابا مردان، نہر چوک پار ہوتی اور مسجد اہل حدیث صدر پشاور کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ حکام کے مطابق ملزمان سے دوران تفتیش مزید انکشافات متوقع ہیں۔ مردان اور پشاور میں دہشت گردی کی خاطر چینی باشندے جو الحاج سٹیل مل ثوابی ٹوپی میں کام کر رہے ہیں اور اس طرح گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شاڈن بابا، نہر چوک پارہوتی اور مسجد اہل حدیث صدر پشاور کو نشانہ بنانے کے لیے ایک حکمت عملی کیے ہوئے ہیں۔ پشاور میں بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبے کے تحت چلائی گئی بس سروس میں مسائل کوئی نئی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر بی آر ٹی بس سروس جزوی طور پر معطل ہو گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بی آر ٹی بس تہکال اسٹیشن کے قریب چلتے چلتے رک گئی، جس کے باعث ٹریک پر بسوں کی قطار لگ گئی۔ ترجمان بی آر ٹی کا کہنا ہے کہ بس میں تکنیکی خرابی آئی ہے اور ٹیکنیشین کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تکنیکی خرابی دور کرنے کے بعد بس سروس دوبارہ چل پڑے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے تحت چلائی گئی بس سروس میں مسائل کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی ایک بس چلتے چلتے رک گئی تھی، تاہم بس میں تکنیکی خرابی کو فوری طور پر دور کر لیا گیا تھا۔ بس میں کلچ کا مسئلہ آیا تھا جسے جلدی سے درست کر لیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی بی آر ٹی بس گدھا گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ گدھا گاڑی سے ٹکرانے کا حادثہ حیات آباد فیز 4 فیڈر روڈ پر پیش آیا۔ گدھا گاڑی اچانک بی آر ٹی بس کے سامنے آ گئی، تاہم اس حادثے میں بس عملہ اور مسافر محفوظ رہے۔ ترجمان بی آر ٹی کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات گاڑیوں میں ہونا معمول ہے، یہ کوئی تشویش کی بات نہیں۔ کوئٹہ میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے ایمرجنسی سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق پی ڈی ایم اے ریسکیو سروس وزیر اعلیٰ جام کمال خان اور صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگوں کا ویژن ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر پی ڈی ایم اے ریسکیو 1122 ایمرجنسی ایمبولینسز اور عملہ تعینات کر دیا گیا ہے، جنہیں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تربیت دی گئی ہے۔ ڈی جی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اے کا عملہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری ریسکیو کرے گا، جبکہ ایمرجنسی سروس کے ذریعے شہریوں کو فوری طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ شہر کے مختلف مقامات پر جدید آلات سے آراستہ ایمبولینسز موجود رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ عملہ بھی ایمبولینسز کے ساتھ موجود ہوگا۔ کوئٹہ میں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی ایم اے ایمرجنسی سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ حکومت بلوچستان کوئٹہ کے عوام کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منا ماٹا کنونشن کے حوالے سے پاکستان میں مرکری کے استعمال پر حد سے زیادہ استعمال پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں خالد ہاشمانی کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل کل کراچی چیمبر میں میناٹا کنونشن میں شریک ہوئیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 59 کاسمیٹک کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جن میں سے صرف 3 کمپنیاں مرکری کا درست مقدار میں استعمال کر رہی ہیں، جس کی مقدار صرف 1% ہونی چاہیے۔ جلد گورا کرنے والی ساری کریمز ہمارے جلد کو تباہ کرتی ہیں۔ تمام کمپنیز کو 1 جنوری تک کا ٹائم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جو اسکن وائٹننگ کریمز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک لیبارٹری لیب ٹیسٹ ہم نے کیا، جو کہ 1 ppm ہمیں الاؤڈ کرتا ہے کہ ہم نے 1 ppm مرکری اس میں رکھنی ہے۔ 59 میں سے صرف 3 کریمیں لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی، جس کی قیمت ہزاروں روپے سے شروع ہوتی ہیں اور 10 روپے کے ساشی کے اوپر ختم ہوتی ہیں، یعنی قیمتی سے قیمتی اور سستی سے سستی کریمیں 3 کریمیں صرف 1 ppm کے قریب یا اس کی جو ایک ہم نے ریشو دیا ہوا ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہم لوگوں نے لیب سے ٹیسٹ کروایا، اور ہماری جو منسٹری نے اس کی ریٹیفیکیشن کی ہے 1 ppm کے الاؤڈ صرف 3 کریمیں تھیں، اور سوپس کے اوپر بھی ہم نے کیا، باقی سب کے سب ہزاروں کے اندر اس کو ایکسیڈ کر دیا۔ اور یہ دوسرا دانتوں کی فلنگ میں آپ نے دیکھا کہ یہ وہ بھی میرا کنسرن ہے، کیونکہ جب دانتوں کی فلنگ آپ کے سسٹم کے اندر چلی جاتی ہے، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرکری اس کی جو دانتوں کی فلنگ میں ہے، وہ ڈائریکٹ اسپیشلی جو پریگننٹ خواتین ہیں، فیٹس کو جو ہے وہ بچے کو افیکٹ کرتا ہے۔ یہ میرا بہت زیادہ کنسرن ہے۔
اب جب 1 ppm کو ایکسیڈ کرتی ہے رنگ گورا کرنے والی کریمیں، میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں، سائملٹینیسلی ہم نے 2 چیزوں کے اوپر اویئرنیس کیمپین سٹارٹ کی. اس کے لیے میں ایکیڈیمیا کا اور اپنی جو جتنے بھی ہمارا میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا کا، میں اس کا اس سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جب سے میں نے اس بارے میں بات کرنی شروع کی ہے، ہمارا جتنا بھی میڈیا ہے پاکستان میں، انہوں نے ہمارے جو 10 بجے کے بعد جو پولیٹیکل شو ختم ہو جاتے ہیں 11 بجے کے وہ، اور اس کے جس کو انفوٹینمنٹ بولتے ہیں، اور جو مارننگ شو تھے وہ انہوں نے سب کے سب اویئرنیس کے اوپر اس کے اوپر انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اب مطلب کیا ہے کہ جب آپ 1 ppm کی لمٹ کو کراس کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو کریم انڈسٹری والے ہیں، جو کاسمیٹکس انڈسٹری والے ہیں، یہ ہمیں زبردستی چٹا کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ہم چمڑی اتار دیں، ہم آپ کی کھال اتار دیں، لیکن ہم نے آپ کو سفید کرنا ہے. دوسرا جس نے مجھے بہت زیادہ، میں سمجھتی ہوں کہ یہ توہین ہے ہمارے اسکن کلر کی، ہمارے ایک وہ جو ہمارے ڈسکریمنیشن ہے، کہ اگر آپ ان کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھ لیں تو ایڈورٹیزمنٹ نے ہٹ کس چیز کو کیا ہے؟ ایڈورٹیزمنٹ نے ہٹ اس چیز کو کیا کہ اشتہار آ رہا ہے کہ اگر آپ کا رنگ گورا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو نوکری مل جائے گی. اگر آپ کا رنگ ڈارک کلر ہے، اگر آپ کا اسکن ڈارک کلر ہے تو آپ کو جینے کا حق ہی کوئی نہیں، اور آپ کی شادی تک بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو ایک کمپلیکس جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کریٹ کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری کاسمیٹکس انڈسٹری جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ایک کمپلیکس کریٹ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر، اور صرف پاکستان ہی نہیں، اس میں بنگلہ دیش، انڈیا، تمام ممالک شامل ہیں جن کا رنگ ہماری طرح ہے. کراچی چیمبر کے صدر مشتاق وورا نے زرتاج گل صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کا کیپٹل ہب ہے. وزیر اعظم پاکستان کو کراچی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہاں کے تمام مسائل حل کیے جائیں. کیمرامین عرفان خان کے ساتھ خالد آشمانی، BTV نیوز کراچی. حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی شہر جازان پر گولہ باری کی گئی، تاہم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے شہر جازان پر حوثی باغیوں کی جانب سے گولہ باری کی گئی، تاہم حملے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی. سعودی شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن یحییٰ الغامدی کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں نے شہر جازان کے نواحی علاقے میں گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں ایک گولہ سڑک کے کنارے گر کر پھٹ گیا، جبکہ حوثی باغیوں کے حملے پر مؤثر جوابی کارروائی بھی کی گئی. واضح رہے کہ یمن میں سعودی سربراہی میں قائم اتحادی افواج اور حوثی باغیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ 4 سال سے جاری ہے، تاہم اب اس میں شدت آتی جا رہی ہے اور باغی یمنی سرحد سے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرونز حملے بھی کر رہے ہیں، جنہیں ہر بار ہی فضا میں ناکارہ بنا کر سعودی فضائیہ نے دلیری سے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا ہے. ہر سال 18 دسمبر کو عالمی یوم مہاجرین منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد انسانی ہمدردی کا سلوک کرنے کا شعور اجاگر کرنا ہے. اس دن کو منانے کی ابتدا کیسے ہوئی، جانتے ہیں اس دلچسپ رپورٹ میں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 4 دسمبر سن 2000 میں اپنی قرارداد کے ذریعے ہر سال دنیا بھر میں مختلف وجوہات کی بنا پر مہاجرین کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہر سال 18 دسمبر کو عالمی سطح پر یوم مہاجرین کے انعقاد کا فیصلہ کیا تھا، تاکہ ان مہاجرین کے تحفظ، ان کی بنیادی ضروریات اور ان سے انسانی سلوک کے شعور کی اہمیت کو سمجھا جا سکے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے ذریعے جاری جون 2020 کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت مہاجروں کی تعداد 8 کروڑ سے زیادہ ہے. صرف اس سال مہاجروں کی تعداد میں 1 کروڑ کا اضافہ درج کیا گیا ہے، اور اگلے سال کی رپورٹ میں کووڈ-19 کے باعث مہاجرین کی تعداد میں اضافے کی توقع ہے. حقیقت یہ ہے کہ مہاجروں کی بڑھتی تعداد اور ان کی بے بس زندگی سے متاثر ہو کر سن 1077 سے ہی فلپائن مہاجرین اور دیگر ایشیائی مہاجروں کی زبوں حالی کے تدارک کی شروعات کر دی تھی، اور اقوام متحدہ سے مسلسل عالمی سطح پر یوم مہاجرین کے انعقاد کیے جانے کی گزارش کی جا رہی تھی، تاکہ اس عالمی مسئلے سے دنیا کی توجہ مبذول ہو اور وہ سنبھل کر اس انسانی مسئلے کے خاتمے کے لیے لائے عمل تیار کریں. لیکن افسوس کہ اس اہم اور انسانیت سے جڑے مسئلے پر اب تک بہت سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کیا جا رہا ہے. اگر ہمارے ملک میں پناہ گزین مہاجروں کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں بہت ہی المناک صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے. ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہر شخص، خواہ وہ کسی بھی ملک کا ہو، اسے اپنے وطن سے فطری طور پر محبت، وابستگی، والہانہ لگاؤ اور جذباتی رشتہ ہوتا ہے. وطن کی اہمیت اور اس سے انسانیت کا اندازہ اپنے وطن سے بے وطن ہونے یا دور ہو جانے کے بعد ہی ہوتا ہے. اپنی خوشی سے کوئی بھی فرد اپنا وطن نہیں چھوڑتا. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ انسان ہجرت کرنے پر خود کو مجبور پاتا ہے. جن لوگوں
ने तकसीम हिंद के वक्त बड़े पैमाने पर अपने मुल्क में कत्लो गारत गिरी देखी, अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को ज़िबा होते हुए देखा और अपनी माँ बहनों की रुसवाइयाँ देखी। ऐसे बदतरीन हालात में इन लोगों के सामने हिजरत मशरिकी पाकिस्तान के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ की आबो हवा में अभी पूरी तरह रच बच भी नहीं सके थे कि 1971 के सकूत बांग्लादेश ने एक बार फिर इन्हें दरबदरी पर मजबूर कर दिया और लोग बड़ी मुश्किलों से अपनी जानो माल और इज्जत बचाकर पाकिस्तान इस तवक्का के साथ पहुंचे कि अपने इस्लामी मुल्क में मुस्लिम हमवतन के साथ बेहतर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अलमनाक पहलू ये था कि इन्हें यहाँ बड़ी मुश्किलों से शहरियत तो मिल गई, लेकिन ये हमेशा महाजिर के महाजिर ही रहे। कई नस्लें जमा हो गई लेकिन वो पाकिस्तानी की बजाय महाजिर ही कहलाए। ऐसे लोगों के लिए हर साल 18 दिसंबर यानी आज ही के दिन पूरी दुनिया में यौम महाजिरीन मनाया जाता है। गुज़िश्ता माह चांद पर भेजे गए खुदकार चीनी खलाई जहाज चॉन्ग-ई-5 ने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल करते हुए चांद की मिट्टी और पत्थरों के तकरीबन 2 किलोग्राम वजनी नमूने बाहिफाजत जमीन पर पहुंचा दिए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। खलाई मिशन का रिटर्न मॉड्यूल 16 और 17 दिसंबर के दरमियानी शब बीजिंग के मकामी वक्त के मुताबिक रात 1:59 पर शुमाली चीन में अंदरूनी मंगोलिया के खुद मुख्तार इलाके सेजी वोंग के बर्फीले मैदान में एक बड़े पैराशूट के जरिए उतर गया। तब पाकिस्तान में रात 10:59 हुए थे। वाज़ेह रहे कि 1976 में रूस के लियोना 24 मिशन के बाद 44 बरसों में ये पहला खलाई मिशन है जो चांद से मिट्टी और पत्थरों के नमूने जमा करके कामयाबी से जमीन पर पहुंचा है। 4 हिस्सों मॉड्यूल पर मुश्तमिल चॉन्ग-ई-5 खलाई मिशन का आखिरी मरहला इसके चौथे यानी रिटर्न मॉड्यूल ने अंजाम दिया, जिसमें चांद की मिट्टी और पत्थरों के नमूने महफूज किए गए थे। चीनी कौमी खलाई इदारे चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA के सरबराह जोंग कीजाइन ने चॉन्ग-ई-5 को मुकम्मल तौर पर कामयाब मिशन करार देते हुए बताया कि चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों के इन नमूनों का कुछ हिस्सा दीगर मुल्कों के साइंसदानों के लिए भी दस्तयाब होगा ताकि खलाई तहकीक के मैदान में आलमी ताउन और इश्तराक को भी फरोग दिया जा सके। चांद से मिट्टी के नमूने लाने के लिए चीन का रोबोटिक खलाई मिशन रवाना हुआ था। चट्टानी नमूने लाने के लिए चीनी खलाई गाड़ी की चांद पर कामयाब लैंडिंग भी हुई थी। चीन चांद पर झंडा गाड़ने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया। चांद के मदार में चीनी चांद गाड़ी और गर्दिशी मॉड्यूल का खुदकार मिलाप है। चॉन्ग-ई-5 मिशन एक वसीउल बुनियाद चीनी खलाई मंसूबे का हिस्सा है जिसके तहत चीनी खला नुर्दों को 2030 तक चांद पर उतारा जाएगा। जोंग की जॉन ने सरकारी न्यूज एजेंसी को बताया कि ग्राउंड कंट्रोल की हिदायत के मातहत चॉन्ग-ई-5 का रिटर्न मॉड्यूल खासे गैर रिवायती अंदाज में जमीन पर उतारा गया। सबसे पहले तो ये जमीन से 5000 किलोमीटर ऊंचाई पर अपने ऑर्बिटर से अलग हुआ और अपने मदार को छोड़ने से छोटा करते हुए बतदरीज जमीन से करीब होने लगा। फिर जब ये जमीनी कुर्रा हवा में दाखिल हुआ तो सतह जमीन से इसकी बुलंदी तकरीबन 120 किलोमीटर थी, जबकि ये 11.2 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रहा था। जमीनी कुर्रा हवा की मजम्मत और अपनी मखसूस साख से इस्तेफादा करते हुए इस लैंड मॉड्यूल ने पहली अपनी रफ्तार कम की और फिर कुर्रा हवाई से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ ही देर बाद ये एक बार फिर पहले से खासी कम रफ्तार पर कुर्रा हवाई में दाखिल हो गया। ये मुनफरिद तरीका इख्तियार करने की वजह से चॉन्ग-ई-5 के लैंडर्स कैप्सूल के बैरूनी दर्जा हरारत में भी बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ और जमीन पर इसके उतरने का अमल भी ज्यादा महफूज हो गया। आखिरकार जब ये जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर ऊंचाई पर रह गया तो इसने अपना बड़ा पैराशूट खोल दिया और आहिस्तगी से इस मकाम पर उतर गया जो पहले से तयशुदा था। आमतौर पर अल्ट्रासाउंड मशीनें बहुत भारी, बड़ी और पेचीदा होती हैं। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस अहम तिब्बी तखशीसी आले को इतना छोटा कर दिया है कि इसका वजन सिर्फ 340 ग्राम है और ये लिबास की जेब में आसानी से समा सकता है। इस नए छोटे से अल्ट्रासाउंड आले का डिस्प्ले आपका स्मार्टफोन है जो एक ऐप या वाईफाई से जुड़ा होता है। व्यूप्रोब नामी कंपनी ने ये आला तैयार किया जिसके सरबराह अमीन नैक्योजादे हैं। अमीन ने दस्ती अल्ट्रासाउंड का बुनियादी काम PhD तहकीक के दौरान इस वक्त किया था जब वो स्टैनफोर्ड में बर्की इंजीनियरिंग के तालिब इल्म थे। ये छोटा सा आला पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की बुनियाद पर काम करता है। इसका दस्ता सिलिकॉन से बना है और 4 घंटे में मुकम्मल चार्ज हो जाने वाली बैटरी से चलता है। एक मरतबा चार्ज होने पर ये 1 घंटे तक स्कैनिंग कर सकता है। व्यूप्रोब मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ है बशर्त ये कि इसे निस्फ घंटे तक 1 मीटर से ज्यादा गहराई में ना रखा जाए। इससे साफ जाहिर है कि अल्ट्रासाउंड को कायनात से जरासीम कश बनाना आसान है। व्यूप्रोब चार्ज मोड पर स्कैनिंग कर सकता है जिसमें फेफड़ों, कल्ब, धड़कन और गायनेकोलॉजी और ओबस्टेटिक्स जैसी अहम उमूर शामिल हैं। लेकिन आप सेटिंग ऑप्शन के जरिए स्कैनिंग की गहराई, फोकस, ओरिजिन वगैरह को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। दस्ती अल्ट्रासाउंड खोलने के बाद इसे किसी भी AOS या एंड्रॉइड स्मार्टफोन या टैबलेट से जोड़ा जा सकता है। इस तरह ये फौरी तौर
पर ज़ाय किए बगैर डेटा स्मार्टफोन के स्क्रीन पर भेजता रहता है। इस अहम इजाद को ऐसे माहौल में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां वसाइल दस्तयाब नहीं और वो बिजली गायब होती है। कोई भी डॉक्टर इसे आसानी से इस्तेमाल करके दूर इफ्तदा और गरीब इलाके में अल्ट्रासाउंड का अमल अंजाम दे सकता है। कारोबारी हफ्ते का उतार चढ़ाव जानते हैं बीटीवी बिजनेस में। रवा माली साल की इब्तिदाई 5 माह के दौरान हुकूमत ने 4.5 बिलियन डॉलर की बैरूनी कर्जे हासिल किए, जबकि सिर्फ नवंबर में 1.1 बिलियन डॉलर के महंगे तिजारती कर्जे लिए, जिनमें चीन से लिया गया निस्फ बिलियन डॉलर का कर्ज भी शामिल है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजारत इख्तिसादी उमूर के मुताबिक रवा माली साल के पहले 5 माह के अरसे में 4.5 बिलियन डॉलर के गैर मुल्की कर्जे लिए गए। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में 3.1 बिलियन डॉलर के कर्जे हासिल किए गए थे। इस तरह 5 महीनों में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इस साल 45% जायद बैरूनी कर्ज लिया गया। इस कर्जे के हुसूल से गैर मुल्की ज़रा मुबादला के ज़खायर 13 बिलियन डॉलर की मौजूदा सतह पर बरकरार है। बिलियन डॉलर के कर्जों में 3.9 बिलियन डॉलर बजट फाइनेंसिंग और तवाज़ुन अदायगी में 4.5 बेहतरी के लिए हासिल किए गए। इन कर्जों की वापसी के लिए मजीद कर्ज लेना होगा, क्योंकि 4.5 बिलियन डॉलर की मदद से ऐसे असासे नहीं बनाए गए जिनसे हुकूमत को आमदनी होती। वजारत इख्तिसादी उमूर का दावा है कि बैरूनी कर्जों कोविड-19 की दूसरी वबा के चैलेंजेस और आलमी इख्तिसादियात की खराब सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की मजबूत कारकर्दगी का इजहार करते हैं। तहम ये बैरूनी कर्जे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में किसी बेहतरी का नहीं बल्कि महंगे बैरूनी मुआहदों का नतीजा है। पाकिस्तान ने नवंबर में 1.1 बिलियन डॉलर का कर्ज हासिल किया। इसमें से 500 मिलियन डॉलर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना से मौसूल हुआ, जिसके बाद रवा माली साल में चीन से हासिल करदा मजमूई कर्ज 1.52 बिलियन डॉलर हो गया। पाकिस्तान नया एमरेट्स NBD बैंक से 370 मिलियन डॉलर का कर्ज लिया और गुज़िश्ता माह 185 मिलियन डॉलर दुबई बैंक से लिए गए। रवा माली साल में मजमूई कमर्शियल कर्जा 1.6 बिलियन डॉलर है। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में BTV स्पोर्ट्स से। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 154 रन का हदफ दिया, जो न्यूजीलैंड ने 19वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खेले गए T20 सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड की जानिब से मार्टिन गिप्टिल और विकेटकीपर बैट्समैन टिम सेफर्ट ने इनिंग्स का आगाज किया। गिप्टिल 6 रन बनाने के बाद शाहीन आफरीदी का शिकार बन गए, जिसके बाद डेवन कॉनवे बैटिंग के लिए आए, लेकिन हारिस रऊफ ने उन्हें भी 5 रन पर पवेलियन वापस भेज दिया। गिलियम फिलिप्स और टिम सेफर्ट के दरमियान अच्छी शराकत कायम हुई। फिलिप्स 23 रन बनाने के बाद आउट हुए, ताहम सेफर्ट क्रीज पर डटे रहे और मार्क चैंपियन के साथ एक और अच्छी शराकत कायम करके टीम की फतह पर अपनी अहम किरदार अदा किया। चैंपियन 34 रन बनाने के बाद आउट हुए, जबकि सेफर्ट ने शानदार निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। वो 57 रन बनाकर पवेलियन वापस आए। कौमी टीम की जानिब से हारिस रऊफ ने 3 और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। इससे कबल मैच का टॉस कौमी टीम के कप्तान शादाब खान ने जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन बाबर आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ। शादाब खान ने 42 और फहीम अशरफ ने 31 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने इनिंग्स का आगाज किया। अब्दुल्ला खाता खोले बगैर ही पवेलियन वापस लौट गए और मोहम्मद रिजवान 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। तजर्बाकार बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने भी खाता खोलने की जहमत नहीं की, जबकि हैदर अली भी सिर्फ 3 रन के मेहमान साबित हुए। खुशदिल शाह ने कप्तान शादाब खान का साथ देते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, मगर खुशदिल शाह भी 16 रन पर हिम्मत हार गए। 29 रन पर आधी टीम के पवेलियन वापस लौट जाने से ऐसा दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान बमुश्किल 100 रन बना सकेगा, लेकिन कप्तान शादाब खान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पहले इमाद और फिर फहीम अशरफ के साथ अच्छी शराकत कायम की। इमाद वसीम 19 और वहाब रियाज 9 रन बनाने के बाद आउट हुए। कप्तान शादाब खान 42 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर पवेलियन वापस लौटे, जबकि फहीम अशरफ ने 17 गेंदों पर 31 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से डेब्यू करने वाले जैकब डफी ने 4, स्कॉट गोकलियन ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि 1 विकेट आयश सूदी के हिस्से में आई। कौमी टीम की क़यादत शादाब खान कर रहे हैं। दीगर खिलाड़ियों में मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, मोहम्मद हफीज, खुशदिल शाह, इमाद वसीम, फहीम अशरफ, वहाब रियाज, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल हैं। न्यूजीलैंड की क़यादत कीन विलियमसन की गैर मौजूदगी में मिचेल सेंटर कर रहे हैं। दीगर खिलाड़ियों में मार्टिन गिप्टिल, टिम सेफर्ट, डेवन कॉनवे, गिलियम फिलिप्स, जेम्स निशाम, मार्क चैंपियन, स्कॉट गोगलियन, आइस सूदी, जैकब डफी और बिलियनर टेक्नर शामिल हैं। मजीद खबरें शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से।
राहत फतेह अली खान मुश्किल में पड़ गए। इनलैंड रेवेन्यू ने गुलकार राहत फतेह अली खान के खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। FBI ज़राए के मुताबिक इनलैंड रेवेन्यू ने मशहूर गुलकार राहत फतेह अली खान के खुफिया बैंक अकाउंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री का सुराग लगाया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इन रकूम का गोशवारों में कोई जिक्र नहीं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुमताज गुलकार राहत फतेह अली खान ने FBR की जानिब से ट्रैवल हिस्ट्री और खुफिया बैंक अकाउंट्स के इंकशाफ के बाद जवाब जमा कराने के लिए 24 दिसंबर तक की मोहलत मांग ली है। राहत फतेह अली खान की इन रकूम का गोशवारों में कहीं कोई जिक्र नहीं था। इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर FBR ने कार्रवाई शुरू कर दी है। FBR ज़राए ने मजीद बताया कि FBR में गुलकार राहत फतेह अली खान का साल 2016 का ऑडिट भी ज़ेरे इल्तवा है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार फिरोज खान का कहना है कि मरने के बाद लोग आपकी गाड़ियों और स्टेटस को नहीं, अच्छे कामों को याद रखते हैं। अदाकार फिरोज खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर जीन्स और स्वेटर में मलबूस अपनी खूबसूरत तस्वीर शेयर की, जिसे मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। फिरोज खान ने पोस्ट की कैप्शन में मायने खेज पैगाम लिखते हुए कहा कि आपके मरने के बाद लोग आपके घरों और गाड़ियों को याद नहीं करेंगे। अदाकार ने लिखा कि लोग आपको याद रखेंगे कि आप किस तरह वक्त पर साबित कदमी से खड़े रहे। उन्होंने मद्दाहों को मशवरा देते हुए कहा कि एक अच्छा इंसान बने, अच्छी चीजों के शौकीन शख्स ना बने। वाज़ेह रहे कि चंद माह कबल अदाकार फिरोज खान ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोबिस छोड़ने पर कोई पछतावा नहीं है, जो भी काम किया है इस पर फख्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे घर में बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिस पर खुशी है। उनका कहना था कि मौलाना तारिक जमील से मुलाकातें होती रहती हैं। मौलाना तारिक जमील से बहुत कुछ हासिल किया, शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे लिए वक्त निकालते हैं। याद रहे कि 6 मार्च को फिरोज खान ने शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि अपना ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इस्लाम की तरवीज के लिए इस्तेमाल करूंगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के 20 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात की मुहिम जारी है। इस सिलसिले में अहमद शाह पैनल के वफ्द ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया और सहाफियों से मुलाकात की। मजीद जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के इंतखाबात के हवाले से अहमद शाह पैनल का दौरा कराची प्रेस क्लब। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने शुरा से खिताब किया। कराची प्रेस क्लब के 857 मेंबर आर्ट्स काउंसिल के मेंबर भी हैं। तमाम सहाफ़ती तंजीमों के सरबराहान के अहमद शाह पैनल को अपने वोट का यकीन दिलाया। सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद अब्बासी, फ़हीम सिद्दीकी, सईद खावर, GM जमाली, AH खानजादा, फाजिल जमीली, अरबाब चांडियो, अकरम बलोच और कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज़ खान फारा ने खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शाह पैनल के गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स ने भी शिरकत की, जिसमें अजद बुखारी, काशिफ ग्रामी, डॉक्टर हुमा मीर, अमरीन हसीब अंबर, डॉक्टर अयूब शेख और सीनियर अदाकार मुनव्वर सईद ने भी शिरकत की। 12 साल से अहमद शाह पैनल इलेक्शन जीत रहा है। सीनियर सहाफ़ी खुर्शीद अब्बासी ने कहा कि अहमद शाह और यूनिवर्सिटी से दोस्ती है, उनका साथ हमेशा दिया है और इस साल भी देंगे। अब तो माशाल्लाह आप छा गए हैं और आपकी कंपनी बड़ी मशहूर हो गई इस शहर में, लेकिन पहले भी शुरुआत में भी हम आपके साथ थे। उस जदोजहद में पहले दिन से आपके साथ खड़े हैं। मेरी इनसे बहुत पुरानी दोस्ती है, यूनिवर्सिटी के ज़माने से आज तक, और हम इसके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर फाजिल जमीली ने कहा कि अहमद शाह वो काम कर रहे हैं जो कराची प्रेस क्लब को करना चाहिए। अहमद शाह का ये पहला घर है। कराची प्रेस क्लब और आर्ट्स काउंसिल में हर साल शफाफ इलेक्शन की रवायत है। सहाफ़ी GM जमाली का कहना था कि अहमद शाह वाहिद शख्स हैं जिनको कराची प्रेस क्लब के तमाम ग्रुप्स की हिमायत हासिल है। तारीफ हो सकती थी, लेकिन चूँकि तमाम लोगों ने इतनी तारीफ कर दी है तो इसमें कोई शक नहीं है कि अहमद शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल की जिस तरह रौनकें बहाल की हैं, तो उस तरह तो शायद पूरे शहर की भी रौनकें अब तक हम बहाल नहीं करा पाए हैं। और जिस तरह ड्रामे, फेस्टिवल, थिएटर, मुख्तलिफ तकरीबात आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में होती हैं, तो मैं एक दिन रात को शाह साहब से कह रहा था कि भाई हमें सिफारिशें करने पे तूने मजबूर कर दिया है कि लोग कहते हैं जी इस थिएटर का टिकट चाहिए तो फलां उस प्रोग्राम में जाना है, फलां उसमें जाना है। फिर ये बताते हैं कि भाई वो सब फ्री हैं, सारी पब्लिक के लिए है, कोई भी जा सकता है। छड़े सारो डेह अंगना चाहिए तिनजे, यानी आपको हमने सारों को छोड़कर आपको बुलाया है तो आप हमारे पास आए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। ॿी ॻाल्हि हीअ आहे त अहमद शाह के बारे में मुख़्तलिफ़ ॻाल्हि कई। मां जमाली साहब जी ॻाल्हि सां मुतफ़िक़ आहियां। ही रुगो आर्ट काउंसिल जो लीडर न आहे, ही घरनि जे दिलनि जो बि लीडर आहे ऐं दिलनि खे फतह करण खां पोइ ही लीडर थिए थो। कॾहिं कॾहिं इदारा वॾा थी वेंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं शख़्सियतूं वॾी थी वेंदियूं आहिनि। जीअं भुट्टो वॾो हो त अॼु पीपल्स पार्टी भुट्टे जे करे आहे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक ने शायराना अंदाज में उनकी तारीफ की।
कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज फारान ने अपने तमाम मेंबर्स का वोट डलवाने की यकीन दहानी कराई। बात पहले से दूंगी एडवांस में, जिस तरह से क्लीन स्वीप करता हुआ आ रहा है आर्ट्स काउंसिल, इस दफ़ा भी वही उम्मीद है, क्योंकि जितना काम अहमद शाह साहब ने किया, मुझे याद है जब मैं आर्ट्स काउंसिल में मेंबरशिप लेने गई थी, आई गेस 2000 की बात होगी, 2001 की, वहाँ फ़नून तो नहीं, सिर्फ लतीफ़ा ही नज़र आया मुझे, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल बयाबान पड़ा होता था, कोई पूछने वाला नहीं था। और अब जिस तरह से इन्होंने अपनी एक खूबसूरत बारोब आवाज़ से लोगों को वरगलाया नहीं, गरमाया अपनी तकरीर से, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। लेकिन जब ये बोलते हैं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिव शख्स होगा, लेकिन ये एग्रेसिव नहीं है, इनका अंदाज ही कुछ इस तरह का है, उसमें मोहब्बत भी बहुत ज्यादा है। और उनके लिए सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगी, मैं अहमद शाह साहब को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सरबराह हैं और जिस तरह से अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, इसी तरह से मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जितने भी सरबराहान यहाँ पर बैठे हैं उनको भी एग्जाम्पल ये इन्होंने सेट किए, तो उनको उसी पे चलना चाहिए। वफा का नाम कोई भूल कर नहीं लेता, तेरे खुलूस ने चौंका दिया ज़माने को। शुक्रिया। कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज फारान ने अपने तमाम मेंबर्स का वोट डलवाने की यकीन दहानी कराई। और दूसरी बात यह कि एक जो बात की जमाली ने, ये बात सही है, इस वक्त दस्तूर बरना के भी जो ग्रुप्स हैं और या हम डेमोक्रेट हैं यहाँ पर बैठते हैं और जो डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट जाते हैं वो सारे के सारे इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं और उन्हीं की तरफ से हम हिमायत का ऐलान सब मिलके कर रहे हैं। जमाली ने किया, फ़हीम बात करके गया, हमारे लीडर फाजिल जमीली साहब ने बात की, ये आरिफ खान ये बात करके गए, अरमान साबिर साहब ने बात की, खुर्शीद अब्बासी साहब, मैं भी यहाँ पर हूँ मौजूद। और तो ये हम तमाम की जानिब से एक मुश्तरका जो भी हिमायत है, लेकिन चूँकि आरिफ खान हमारे लीडर हैं और एक बात अरबाब भी कहकर गए और दस्तूर के वो सेक्रेटरी हैं, इस हवाले से बात करूँगा कि बिल्कुल सही है कि जाहिर है कि वहाँ की एक सोशल एक्टिविटी है आर्ट्स काउंसिल की, तो एक कद वो ज़्यादा है, ये एक पेशा इसको हम कहें तो प्रोफेशनल क्लब है। और लेकिन यहाँ भी कराची प्रेस क्लब आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नहीं दुनिया के सबसे बड़े प्रेस क्लब है। आखिर में अहमद शाह पैनल के सरबराह अहमद शाह ने शुरा से बात करते हुए कहा, बहुत मोहब्बत है तुम सबकी और ये वाकई मैं कहता हूँ ये बहुत यूनिक बात है और ये मेहरबानी है कि यूजे एक से ज्यादा हो गई हैं, PFU, जो कि मैं बहुत इस बात पे खुश नहीं हूँ, मेरा दिल कुड़ता है। लेकिन जो जमाली ने बात की, जो सबने बात की कि एक आदमी ऐसा कि जिसके लिए वो सारे के सारे यहाँ वो सारे मिलके बैठे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आप सबका एहसान भी है, मेरी दोस्ती का तुम पे कर्ज भी है, तुम्हारी दोस्ती का मुझ पे कर्ज भी है। 857 में से 757 से ज्यादा हमारे टाइम में बने और हमने अमेंडमेंट की, बहुत इख्तलाफ था, कुछ लोग पहले से थे लेकिन ज्यादातर बने और हमने उसमें एक शिक निकाली मनु भाई कि जो भी सहाफी, हम तो चंद हजार लोग 50,000 10,000 20,000 को साल में पहुंचते हैं ना, जो भी कैमरामैन सहाफी जो भी आर्ट और कल्चर के प्रमोशन में हेल्प करता है उसको मेंबर कर देंगे। तो कौन सा सहाफी है जो हेल्प नहीं करता, जो डेस्क पे स्टोरी बनाता है, जो कैमरा जो फोटो खींचता है, जो खबर बनाता है। हमने 2 लाइनें लिखी कि वो सहाफी जो, हाँ हमने क्राइम रिपोर्टरों को जरा सा हल्का रखा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भाई आप सबसे एक फरमाइश है, हाँ जानी आप एंटी क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर नहीं आप। और जो हम की बात थी जिस पे हमने हाथ आगा रखा है, बहुत खौफनाक टाइम इस शहर ने देखा है, बहुत से सहाफियों को भी यहाँ से भागना पड़ा, अपनी जानें बचा के भागना ना कहें, बहरहाल हुआ। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और वो एक है ना, आपने सुना है कि हक आया और बातिल गया और बातिल जाने के लिए था, हमेशा जालिम हारता है। अब बताएंगे आपको कुछ मौसम का हाल वेदर BTV न्यूज में। महकमा मौसमियात ने शहरी कायद में मजीद सर्दी बढ़ने की पेश गोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
सर्दी की शिद्दत में इजाफे ने शहरियों को मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया, जबकि कराची में भी कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर मौसम खुश्क जबकि रात में सर्द रहने का इम्कान है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 21 से 23 डिग्री तक रह सकता है। शहर कायद में चलने वाली हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज है। धुंध की वजह से सियालकोट मोटरवे हद निगाह 50 मीटर से कम रह जाने के बाइस बंद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में 3 दिन से मतला अबरालूद है, जबकि दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में दिसंबर ता फरवरी मामूल से कम बारिशों की पेशगोई की है, जबकि ज्यादा धुंध पड़ने से फलों और सब्जियों की अफजाइश और नकलो हमल मुतासिर होगी। ईंधन की तलब बढ़ जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बद्र टेलीविजन नेटवर्क।